हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, मैं राकेश कुमार शर्मा आज आपको मादा जनन तंत्र में सहायक जनन ग्रंथि के रूप में स्तन ग्रंथि अर्थात स्तन ऑब्लिक छाती जिसका अध्ययन करवाऊंगा। सभी बालक इसको ध्यान से पढ़ेंगे कि क्या है ये स्तन ग्रंथियाँ। स्तन ग्रंथियों की उपस्थिति स्तनधारियों का एक प्रमुख लक्षण होता है। सभी दुनिया में पाए जाने वाले स्तनधारियों में स्तन ग्रंथियाँ प्रमुख रूप से ही पाई जाती है, लेकिन जो मेल होते हैं उनमें ये अवशेषी अंग के रूप में होती है। उनका विकास थोड़ा हो नहीं पाता है, लेकिन फीमेल में चाहे वो मनुष्य मादा हो या अन्य स्तनधारी हो, सभी में इनका विकास पूर्णतः होता है। तो आज हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस के मनुष्य मादा की स्तन ग्रंथियों का अध्ययन करेंगे। मनुष्य मादा में स्तन ग्रंथि एक जोड़ी होती है जो कि वक्ष भाग पर असीय पेशियों के ऊपर पाई जाती है। वक्ष भाग जो होता है ये थोरेसिक जो पोर्शन होता है हमारा, जो छाती वाला पोर्शन कह सकते हैं अपन सामान्य हिंदी की भाषा में, इस पोर्शन पर वक्ष भाग पर असीय पेशी, वक्ष भाग के सामने असीय पेशियों के ऊपर पेक्टोरल जो मसल्स होती है, उन पेक्टोरल मसल्स के ऊपर एक जोड़ी के रूप में स्तन ग्रंथियां पाई जाती है अर्थात स्तन पाए जाती है। प्रत्येक स्तन का जो निर्माण है, प्रत्येक स्तन का जो निर्माण है वो स्तन ग्रंथियों से होता है, स्तन ग्रंथियों के संयोजन से होता है। ये वक्ष भाग पर असीय पेशियों के ऊपर उपस्थिति दर्शाती है। प्रत्येक स्तन ग्रंथि जो होती है वो संयुक्त नलिकाकार कूपिकीय ग्रंथि होती है। क्या होती है? प्रत्येक स्तन ग्रंथि संयुक्त नलिकाकार कूपिकीय ग्रंथि होती है, जिसमें 15 से 20 कूपिकीय नलिकाकार जो कोष्ठ पाए जाते हैं। प्रत्येक कोष्ठ में बसीय ऊतक अर्थात फैटी टिश्यू भरा रहता है, जिसमें स्तन जो ग्रंथियां होती है वो अंगूर के गुच्छे के समान उपस्थित रहती है। सभी स्तन ग्रंथियों में दुग्ध का ही स्त्रावण होता है। ये सभी स्तन ग्रंथियां अंगूर के गुच्छे के समान उपस्थिति दर्शाती है और ये सभी स्तन ग्रंथियों से बारीक बारीक दुग्ध की नलिकाएं निकलती है। ये दुग्ध की नलिका अंत में पाली से निकलने वाली एक दुग्ध नलिका अर्थात लैक्टोफेरस नलिका में खुल जाती है और ये सभी दुग्ध की नलिकाएं, लैक्टोफेरस नलिकाएं दुग्ध वाहिनी के रूप में बिल्कुल अग्रतम छोर पर सूचक के रूप में जाकर के खुल जाती है। अर्थात सभी दुग्ध वाहिनियां जो स्तन ग्रंथियों से निकलने वाली नलिका रूपी बारीक बारीक संरचनाएं होती है, ये सभी नलिका रूपी संरचनाएं दुग्ध वाहिनी अर्थात लैक्टोफेरस नलिकाओं के रूप में आगे की ओर बढ़ करके चूचुक अर्थात निपिल पर जाकर के खुल जाती है। निपिल क्या है? स्तन की अग्रतम वह भाग जिस पर सभी लैक्टोफेरस नलिकाएं आकर के खुल जाती है। यहाँ पर 0.5 mm के 15 से 25 तक छिद्र पाए जाते हैं। यह थोड़ा सा उभरा हुआ पोर्शन होता है। इस उभरे हुए पोर्शन से ही शिशु बालक इसको दुग्ध को ग्रहण कर लेता है। इसके चारों पाए जाने वाले इस परिवेश को जो बहुत ज्यादा पिगमेंटेड युक्त होता है, वर्णकित होता है, इस पिगमेंटेड वर्णकित भाग को स्तन परिवेश ओरेलिया या ओरोला मेमेलिया कहते हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो स्तन है इसका विकास किससे होता है। स्तनों के विकास के लिए प्रमुखतः अलग अलग एंजाइम महत्वपूर्ण होते हैं। स्तनों का विकास और वृद्धि का जो कार्य है वो ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और सोमेटोट्रोपिन हार्मोनों की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि स्तनों की वृद्धि और विकास का कार्य एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन, सोमेटोट्रोपिन और प्रोलैक्टिन इन हार्मोनों के कारण होता है। इसमें स्तन ग्रंथियों में किसका स्त्रावण होता है? स्तन ग्रंथियों में दुग्ध का स्त्रावण होता है। दुग्ध के संश्लेषण में प्रमुखतः प्रोलैक्टिन हार्मोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और दुग्ध के स्त्रावण में, प्रसव की क्रिया के पश्चात दुग्ध के स्त्रावण में ऑक्सीटोसिन हार्मोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
अब बात आती है कि प्रसव की क्रिया के पश्चात 1 सप्ताह तक हल्के पीले रंग का जो दूध निकलता है उसे हम प्रथम स्तन्य या कोलेस्ट्रम के नाम से जानते हैं। तो आपके 3 महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने बीच में बोल दिए कि स्तन ग्रंथियों में किसका स्त्रावण होता है, दुग्ध का स्त्रावण होता है। दूसरी बात, दुग्ध का संश्लेषण किस हार्मोन्स की वजह से होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स की वजह से होता है। दुग्ध के स्त्रावण में कौन सा हार्मोन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ऑक्सीटोसिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्तन ग्रंथियों के विकास में या वृद्धि में कौन कौन से हार्मोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो मैंने 4-5 हार्मोन बता दिए आपको। एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, ऑक्सीटोसिन है, सोमेटोट्रोपिन है, प्रोलैक्टिन है। इन सभी के कारण ये स्तन ग्रंथियां वृद्धि और विकसित होती है, विकास करती है। यौवन आरंभ की स्थिति के साथ साथ इनका विकास बढ़ता जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन्स की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसके कारण ये धीरे धीरे अपने आकार और आकृति को, शेप को बढ़ाती जाती है और उभरती रहती है। अब बात आती है कि धीरे धीरे इसका जो विकास है वो तो हमने दर्शा दिया। इसके अगल बगल में इसकी सुडौलता को, इसकी सौम्यता को बनाए रखने के लिए स्तन ग्रंथियों में मैंने आपको ये छोटे छोटे पिंड बताए हैं। ये बसीय पिंड होते हैं। ये बसीय पिंड जो होते हैं वो, और जो पेशी होती है उसके खिंचाव के कारण इसकी सुडौलता, सुसम्यता बनी रहती है, जिससे ये स्तन अपनी मेन आकृति को लिए हुए रहते हैं और ये सुशोभित रूप से होते हैं और अच्छे दिखाई देते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र ढलती जाती है इन स्तन ग्रंथियों की पेशियों में खिंचाव कम हो जाता है, बसा पिंड झटक जाते हैं, जिसके कारण ये धीरे धीरे अपनी आकृति को परिवर्तित कर लेती है और स्तन धीरे धीरे लटक जाते हैं। प्रसव की क्रिया के पश्चात बालक और शिशु को पोषण प्रदान करने के लिए स्तन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिशु के जन्म के पश्चात लगभग 6 माह तक बालक के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषण पाया जाता है, वो है माता का ही दूध। इसमें सबसे अधिक न्यूट्रिएंट होते हैं। इसमें कौन कौन से पोषक पाए जाते हैं, इसमें लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, इसमें वसा होती है, कैल्शियम होता है, केशिन होता है, लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं, विटामिन्स होते हैं और प्रतिरक्षी होते हैं। एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि शर्करा और फैट वगैरह अन्य दूधों में नहीं होते हैं, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज पाई जाती है वो होती है प्रतिरक्षी पदार्थ की उपस्थिति। प्रतिरक्षी एंटीबॉडी जो होते हैं बालक के लिए प्रारंभिक काल में पोषण के लिए, पोषण के अलावा प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि शिशु के जन्म के पश्चात लगभग 6 माह तक माता का ही दूध पिलाना चाहिए। इस प्रकार बच्चों, मैंने आज जो आपको डायग्राम बनाया उसको मैं बता देता हूँ। इसमें सबसे पीछे की ओर जो संरचना दिखा रखी है, ये आपको छोटे छोटे गोलाकार संरचना, ये रिब्स पसलियां हैं। पसलियां अंतरापरशु पेशियों में संयोजित होती है, जुड़ी रहती है। इसके ऊपर असीय पेशियां हैं। असीय पेशियों के सामने की ओर त्वचा से परिबद्ध एक गोलाकार उभरी हुई संरचना जो दिखा रखी है वो स्तन है। स्तन के अंदर मैंने छोटी छोटी ये स्तन ग्रंथियां अंगूर के गुच्छों के आकार की बता रखी है। इन सभी स्तन ग्रंथियों से दुग्ध वाहिनियां निकलती है जो लैक्टोपेरस नलिका के रूप में निकलती है। ये पूर्णतः एक पाली के रूप में दिखाई देते हैं। इस दुग्ध की पूरी पाली में से एक नलिकाकार संरचना आगे की ओर बढ़ करके चूचुक के रूप में जाकर के खुल जाती है। इस पर 0.5 mm के 15 से लेकर 25 तक छिद्र पाए जाते हैं। जैसे ही बालक इस चूचुक संरचना को, जो दुग्ध पीने के लिए जैसे ही इसको दबाता है, परिणाम स्वरूप ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स एक्टिवेट होकर के और दुग्ध स्त्रावण की क्रिया को प्रारंभ कर देता है। तो आपके इस प्रश्न में से जो स्तन है अर्थात स्तन ग्रंथियां हैं वो मादा में सहायक जनन ग्रंथियों के रूप में पढ़ाई जाती है, जो कि महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करती है। इसके क्वेश्चन है वो भी मैंने आपको 2 बार बोल दिए हैं कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन निकल सकते हैं, वो आपको मैंने क्लियर कर दिए। तो बालकों, आपको मैंने एक छोटा सा टॉपिक जो पढ़ाया है वो सहायक जनन ग्रंथि, मादा में पाई जाने वाली सहायक जनन ग्रंथि के रूप में